देखो बेसिकली मैंने उस दिन भी कहा था कि एक दिल्ली का जनरली ट्रेंड लोग क्या करते हैं कि एक तो दिल्ली आना है ना, और एडमिशन्स लेना, राइट। फिर हम क्लास करते हैं, वेरियस नोट्स कलेक्शन कर लेते हैं, मेकिंग अ शेड्यूल, देन लाइब्रेरी एंड टेस्ट सीरीज। ये हमारे रेगुलर ट्रेंड में है यहाँ का, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो हमें पढ़ना चाहिए शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और उसकी वजह से जो चैलेंज आते हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे फ्री वीडियोस की मदद लेना, बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन चैलेंज कहाँ पर आ रहा है। देन यूपीएससी सीएससी का प्री अटेम्प्ट ले लेना, देन फाइनली क्रैश कोर्स में आ जाना, देन रिजल्ट डाउन होता है, टाइम का चैलेंज, देन फर्दर कोचिंग और लॉन्ग टर्म प्लान फॉर सेल्फ स्टडी एंड पासिंग ऑफ ईयर, अनदर ईयर एंड अनदर ईयर। तो ये एक ट्रेंड इस मार्केट का है जहाँ पर अक्सर लोग गुम हो जाते हैं, और मैं जहाँ पर ले जाना चाह रहा हूँ वो मिसिंग एरिया हमारे क्या है, ठीक है, उसको समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वी आर मिसिंग आवर स्ट्रैटेजी। ये एक बड़ा पार्ट है कि हमारे पास ये बिल्कुल भी नहीं है, माइनस में इनफैक्ट। देन कुछ है थोड़ा बहुत, तो इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाते हैं, डेली शेड्यूल हमें जो चाहिए। एंड थर्ड वन इज मेंटरिंग और गाइड। nobody is there to guide me, nobody is there to mentor me. If I'm committing some mistakes, then nobody is there to pinpoint. Then lacking of self analysis, ये हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये गलती नहीं पता चलती है कि मुझे करना क्या था, तो सेल्फ एनालिसिस भी नहीं हो पाता है। देन फिफ्थ वन इज रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, और कुछ हद तक हमारे अपने अंदर जो चैलेंजेस हैं, लाइक सिंस यू आर कमिंग लेट, ठीक है, तो एक वो लेट हो गया आपका, तो एक एज फैक्टर हो गया, ठीक है, उसके बावजूद भी हम तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा फैक्टर कि बहुत सारे लोगों का डेडिकेशन। अभी एक बच्चे को मैं इंटरव्यू प्रिपेयर करा रहा था, सो वो कई सारे एग्जाम दे रहा है पैरेलली, लेकिन कहीं भी उसका सिंगल फोकस नहीं। सो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस एग्जामिनेशन। देन सो व्हाट वी आर नॉट डूइंग, यहाँ पर हम आए, so we don't have any plan, we don't have any schedule बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब पढ़ाई करोगे तो एटलीस्ट you should know whether I'll go for newspaper for 2 hours or not, then NCERT 2 hours or not, general studies optional, then revision, kind of, I mean ये बेसिक प्लान आपको चाहिए। शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन मिसिंग एलिमेंट इज बेसिकली कॉन्सेप्चुअल स्टडी। ये हम इसका पता ही नहीं चलता कि ये गुम कहाँ हो गया। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे आपने पढ़ाई की, आपने पढ़ लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट मिसिंग आपने खुद एक्सेप्ट किया। वो क्यों मिसिंग है? बिकॉज हमें पढ़ना क्या था ये नहीं पता था, पढ़ना कैसे है वो तो फिर और ही नहीं पता, तो वहाँ से हमारी लाइन मिस हो रही है, और इस वजह से हम वहाँ पर गुम हो जाते हैं। क्लियर है? देन इंटर सब्जेक्ट अप्रोच, ये कब होगा? जस्ट आफ्टर पासिंग ऑफ 8 to 9 months ऑफ क्वालिटी स्टडी। यहां तक पहुंचने में आपको वक्त चाहिए, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये हमारा इसके बिना अधूरा है। पहले तो कॉन्सेप्ट चाहिए हमें, कॉन्सेप्ट के बाद इंटर सब्जेक्ट अप्रोच, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड। लाइक मैं एग्जांपल ले लूं कि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, ठीक है, हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें। सो न्यूक्लियर एनर्जी में चैलेंज क्या है कि इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये साइंस टेक के साथ कनेक्टेड है, ओके। देन एट द सेम टाइम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूरेनियम, देन इट मीन्स इट इज कनेक्टेड विथ IR ऑल्सो, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जब IR के साथ कनेक्टेड है तो हमें यूरेनियम की सप्लाई हो गई, कहाँ से आएगा वो रिलेशन हमें समझने की जरूरत है। देन एट द सेम टाइम इट इज कनेक्टेड विथ एनवायरमेंट ऑल्सो, बिकॉज एनवायरमेंट में हम न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की बात करते हैं। देन एनरिच्ड यूरेनियम जब हम यूज करते हैं प्रोसेस करने के बाद, तो प्रोसेस्ड यूरेनियम वेस्ट के तौर पर बाहर आता है, वो हमारे लिए एनवायरमेंट में। देन ये भी चलो मिल गया। देन हमें ज्योग्राफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेट कर रखा है न्यूक्लियर प्लांट्स को, रिएक्टर्स को।
जो हमारी ओपन माइनिंग है वो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हम इससे पावर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करने की बात आ रही है तो वो उसको हम चीपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। देन इट्स अ मैटर ऑफ इकोनॉमी। तो आप देखोगे इकोनॉमिक्स में भी हम पहुंच गए। सो दिस इज कॉल्ड इंटर सब्जेक्ट अप्रोच। ये डे 1 में तैयार नहीं होता, ये तब तैयार होगा जब हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, फिर उसमें से निकालने की कोशिश करो कि व्हाट इज इंटर सब्जेक्ट अप्रोच। आई होप क्लियर है यहां तक। ये हमारा पहले मिसिंग है दोस्त। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और प्री के 1-2 फैक्ट्स नहीं है पॉसिबल कि यूरेनियम के एलिमेंट्स क्या क्या है, यूरेनियम का फॉर्मूला क्या है, यूरेनियम कहां से लेकर आ रहे हैं, ये तो उसका हिस्सा ही नहीं है। कॉन्सेप्ट में क्या है कि एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप एनवायरमेंट में पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, इकोनॉमी में पढ़ रहे हो, आईआर में पढ़ रहे हो। अब आपका एक टॉपिक आ जाता है आईआर में, क्या, एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। और एनर्जी सिक्योरिटी इंडियन डिप्लोमेसी का एक पार्ट है, एक टॉपिक है इनफैक्ट। तो वहां तक हम जा ही नहीं पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी तैयार कर लिया। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, मैंने उस दिन भी बताया था, ये आपके हमसे भी बड़े गुरु हैं, एटलीस्ट ऑफ 20 to 25 ईयर्स। और लेटेस्ट 13 to 21 का एनालिसिस ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज 2 पेपर्स हैव बीन एडेड ऑफ जनरल स्टडीज और ऑप्शनल तो सिंगल कर दिया गया उसके बाद से। देन फॉलो अप, कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो किसी के साथ फॉलो अप करो। जो भी आपने किया उसको फॉलो अप में लो, कि आप जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कैसे करूं, उससे आए हुए क्वेश्चंस कैसे देखो। देन गो फॉर योर परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये वाला काम हम खुद नहीं कर पाते बिकॉज हमें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। सो इसलिए क्या होगा कि हमें हमेशा किसी और की मदद लेनी चाहिए यहाँ पर परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए। देन डोंट हैव एनी प्लान फॉर ऑप्शनल। कई बार होता है हम खुद पढ़ रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं और हम गुम हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि हम सही पढ़ रहे हैं, थ्योरी का जो मीनिंग निकालना चाहिए वो निकल रहा है या नहीं। फिर हमने बुक्स ले ली, बुक्स में भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसको जोड़ना कैसे है। फिर आपका पॉल साइंस है तो पेपर 2 में उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, बिना वहां जोड़े उससे बात बनेगी नहीं, तो पेपर 2 में उसको जोड़ना जरूरी है, राइट। सो पेपर 1 का फिर कई बार क्या होता है कि जनरल स्टडीज में पता चला कि हमने जनरल स्टडीज में पॉलिटी को ला दिया, या फिर पॉल साइंस को ला दिया, या पॉल साइंस में जनरल स्टडीज को ला दिया। तो दोनों को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ऑप्शनल का अप्रोच किसी टीचर से ही समझो तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। देन मिथ्स ऑफ दिस मार्केट, कि हमारे पास क्या क्या मिथ्स हैं उसको समझने की जरूरत है। बिकमिंग एन IAS इज पॉसिबल ओनली इन दिल्ली, ये एक बड़ा मिथ। कोचिंग इज मस्ट, अगेन इज अ बिग मिथ। मैं कोचिंग वाला हूं फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये मिथ है कि कोचिंग से ही हम पास हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज इज मस्ट, अगेन टेस्ट सीरीज अकेले कुछ करेगा नहीं। लाइब्रेरी इज मस्ट, आपकी पढ़ाई कहीं पर भी हो इसकी जरूरत नहीं है। सॉल्विंग MCQ होल ईयर, इसकी भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो होल ईयर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। IAS इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये भी कोई मेजर अचीवमेंट होता है, डेफिनेटली पास हो जाए, लेकिन इसको टारगेट करके नहीं चला जा सकता। आपकी पढ़ाई 2 साल में हो रही है, 3 साल में हो रही है, ये देखने वाला कोई नहीं। टीना दाबी, शी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 17 और वो पास कर जाती है 21.5 साल में। तो लोग केवल उसका ये 21 वाला रूप देखते हैं कि हाँ भाई 21 में बन गई IAS, लेकिन ये भी तो देखो 4 साल तैयारी की है। सो प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट्स आर नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। नाउ ऑप्शनल इज इजीली मैनेजेबल, वहीं पर लोग डूब जाते हैं बिकॉज ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है आपका, 500 मार्क्स कर रहा है। हमारा फोकस नहीं होगा तो हम 250 पर रुक जाएंगे और हमें चाहिए कम से कम 270 के आसपास हमें चाहिए, ठीक है। एंड नोट्स विल बी इनफ, नो, हमें बेसिक बुक्स भी पढ़ना चाहिए, NCERT भी पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी पढ़ना चाहिए, द हिंदू भी पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर हम तैयार करते हैं हमारा एनालिसिस, राइट। नाउ करंट अफेयर्स फ्रॉम यूट्यूब और जस्ट रीडिंग PDF, नो, नॉट एट ऑल।
newspaper on just mobile? No, not at all. Then 12 months are enough for general studies and optional. Again ये enough नहीं है, because आप 12 months में क्या कर रहे हैं? 12 months में आप सिर्फ क्लास कर रहे हैं. क्लास में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आपको टाइम लगता है. बचे हुए टाइम में मैं मान लूँ 6 आवर्स आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो भी 6 आवर्स इनफ नहीं होते. फिर ऑप्शनल की बात करूं तो ऑप्शनल को अलग से 4 to 5 आवर्स चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे. तो 4 to 5 आवर्स ऑप्शनल को चाहिए, तो उसके लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा है. एंड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फ्रॉम डे 1. अगेन दैट इज आवर ड्रॉबैक. सो आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन भी हमारा मिसिंग है. हमें लगता है डे 1 से आंसर राइटिंग करना चाहिए. आंसर राइटिंग ये इज मैंडेटरी एस्पेक्ट, बट इट इज नॉट द कंप्लीट वन. पहले पढ़ाई तो कर लें, थोड़ी पढ़ाई हो जाए, थोड़ा बेसिक मिल जाए, फिर हम इनको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. और इसको लिखने से पहले जस्ट रैंडमली कोई भी थ्योरी, कोई भी क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, एनी टॉपिक. ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन, सपोज इंडियन पॉलिटी पढ़ लिए, विदाउट लुकिंग इनटू बुक जस्ट राइट अबाउट इलेक्शन कमीशन कि क्या है इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस. ये आपको प्री में भी हेल्प करेगा, मेन एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा. बिल्कुल शुरुआती दौर में बच्चों की तरफ प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प अस. सो ये अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए. देन व्हाट टू डू, आई मीन अब हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या ऐसा किया जाए. सो प्लान ऑफ एक्शन में आकर देखते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा. ओके, द फर्स्ट वन इज सिलेबस एनालिसिस. ये हमारा जो मिसिंग एरिया है, बड़ा पोर्शन है सिलेबस का एनालिसिस. सी, अब देखो व्हाट यूपीएससी इज सेइंग, इसको समझना चाहिए हमें. क्लियर है? प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेस 2 सक्सेसिव स्टेजेस. ये तो हमें पता है. ठीक है, देखो प्रीलिम्स हमारा क्या है? प्रीलिम्स इज बेसिकली एलिमिनेशन राउंड. प्रीलिम्स से हमको एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, राइट? मेन एग्जामिनेशन, रिटन इंटरव्यू, ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इसमें भी कुछ बात है, इसलिए मैंने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश की. What kind of indications are there? Prelims is an elimination round. What are not preparing? We are not preparing for pre or mains. We are preparing for the subjects. ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है. जो आपने आकर बोला कि सर प्री तो मैंने पढ़ लिया, ओके, what should be our approach? That is very important. So basically हमें सबसे पहले सिलेबस चाहिए, सिलेबस के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट्स के बाद हमें टॉपिक्स चाहिए, देन टॉपिक्स के बाद हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए. सिलेबस, देन सब्जेक्ट्स, देन टॉपिक्स, टॉपिक्स के बाद क्वेश्चंस की बारी आती है. ठीक है, नाउ सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए. और हम जब उल्टे चलते हैं क्वेश्चन, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स, तो हमारी पढ़ाई अधूरी रहती है. ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि पहले सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, देन टॉपिक्स, देन क्वेश्चन. यस, इट इज गुड वन. नाउ प्री पेपर 1 2 आवर्स का पेपर है, ये तो पता है हमें. अब सिलेबस को बहुत गौर से देखना है. जब वो बोल रहा है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो हमें समझना होगा कि बोल रहा है इंपॉर्टेंस बोल रहा है, तो इंपॉर्टेंस को चेक करो कि देश के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है. तो इसके बारे में हमें सबसे पहले पता कहां से लग रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, सबसे पहले पता लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि देश के लिए इंपॉर्टेंट जो था वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं. ये तभी होगा जब वो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट था, तभी यूपीएससी ने पूछा. तो इस बात का आपको पता लगाना पड़ेगा कि जो न्यूज थी उसको किस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट माना यूपीएससी ने. जैसे कुछ न्यूज हम ले लेते हैं. ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म की बात आ रही है. सो बैंकिंग रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. यदि न्यूज में कोई चीज है, या फिर आप देखोगे कि न्यूक्लियर वाला टॉपिक कहीं पर न्यूज में चल रहा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब कोई भी न्यूज नहीं पिकअप करना है, ये देखना है कि कोई ऐसी चीज
जो हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है, प्लस हम कोई सोशल मूवमेंट की बात कर रहे हैं या सोशल इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम इनिशिएट करना चाह रही है, तो आपको उसको चेक करने की जरूरत है। फिर इंटरनेशनल लेवल पर अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे वो तो एक न्यूज हो गई, अब उससे प्रीलिम्स में क्या पूछेगा हम गेस कर नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी वक्त चाहिए कि हमें गेस करना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 2012 या 13 की बात है, हमारे देश में सबसे पहले फॉर्मूला 1 रेसिंग चालू हुआ, ठीक है। आपको पता है यहाँ दिल्ली में बुधा इंटरनेशनल सर्किट है, वहां सबसे पहले लॉन्च हुआ। तो सबको पता था यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के लिए, पहली बार वो रेस हो रही है। तो सब लोगों ने सब पढ़ लिया, हर चीज, ड्राइवर का नाम, कंपनी का नाम, है ना, ग्राउंड कैसे वर्क करता है। यूपीएससी ने देख लिया कि सारे लोग क्या क्या तैयार किए, उसने पूछा फ्लैग कौन सा किसके लिए होता है, ये कोई तैयार करके नहीं गया था, ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं थी, गूगल पर थी इन्फॉर्मेशन। आ रहा है समझ में? यूपीएससी किस चीज पर फोकस कर रही है उसको गेस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मिनिमम तैयारी कर सकते हो। उसने बोला कौन सा फ्लैग किसके लिए होता है, आपने देखा होगा, स्टॉप वाला फ्लैग होगा, चेकर होता है वो, है ना, स्टार्ट वाला अलग फ्लैग होगा, ब्रेक लेने वाला अलग फ्लैग होता है, उसमें फ्लैग की कोडिंग है वो, बेसिकली लोग समझ नहीं पाए। तो यूपीएससी किसी चीज को इंपॉर्टेंट मान रही है, ये तो तय है, हम भी मान रहे हैं उसको, लेकिन यूपीएससी उसमें से क्या गेस करेगी, यही नजर हमको पैदा करनी है। क्लियर है? सो जब यूपीएससी बोल रही है कि इंपॉर्टेंट इश्यूज नेशनल और इंटरनेशनल, जैसे एक बार मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, तेल का टैंकर गिर गया, वहां पे एक्सीडेंट हो गया। अब उसमें एक तो वहां की घटना, एक मुंबई के पास सेम घटना हुई थी। अब मुंबई के बाद मुंबई वाले पर क्या हुआ, डीआरडीओ ने एक बैक्टीरिया डेवलप किया जो ऑयल को सोख लेगा और समुद्र के तल पर जाकर बैठ जाएगा। यूपीएससी ने पूछा उस बैक्टीरिया के बारे में, सब लोग दुनिया भर पढ़ के गए थे, लेकिन, और ये द हिंदू में न्यूज है, आ रहा है समझ में? तो यूपीएससी के पूछने का डायमेंशन टोटली डिफरेंट होता है, और वही काम की चीज है पढ़े लिखे आदमी के लिए कि ऐसा क्या किया डीआरडीओ ने। या तो हम डीआरडीओ के बारे में पढ़ लें, डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कहां पर घटना हुई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऑयल स्पिल होने का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये हम मेंस के लिए पढ़ लिए, ठीक है। तो अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो सी एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो या मैरीन एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो पानी के अंदर है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए ऑयल को नीचे बैठाना जरूरी। इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों को आपको समझना होगा कि करंट में ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोल रहा है, तो ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशिएंट और मिडिवल को बोला जा रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न इंडिया को बोला जा रहा है, तो ये तो कंप्लीट पढ़ना है। इसमें भी मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडिया एंड दी वर्ल्ड, ओके। तो इसमें भी ऑलमोस्ट फिजिकल बोल रहा है, तो आप फिजिकल कंप्लीट तैयार करो, सोशल बोल रहा है तो पहले सोशल तैयार करो। समझो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, मिनिमम वो मेरा प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि इन 3 टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर आए ना आए, लेकिन इन तीनों से पहले आएगा क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर कहीं पर भी क्लाइमेटोलॉजी नहीं लिखा है, तो जरूरी नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि मेरे ये 3 टॉपिक्स तैयार हैं या नहीं, पहले उसको रेडी करो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, अब क्लियरली बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 1, 2, 3, 95 आर्टिकल्स हैं, तो क्या मैं पूरे 395 आर्टिकल्स रेडी करूं? ओके, सो ऑब्वियसली इतना काम तो बहुत हैवी हो जाएगा। देन पॉलिटिकल सिस्टम बोल रहा है, तो इट मींस वी हैव यूनियन टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, यूनियन को भी देखना है, यूनियन टाइप ऑफ सिस्टम है, उसको समझने की जरूरत है कि वो कैसे काम कर रहा है। फिर हमें समझने की जरूरत है कि सेंट्रल, स्टेट एंड देन लोकल गवर्नमेंट, ये भी एक सिस्टम है। फिर पंचायती राज बोल रहा है, तो पंचायती राज आर्टिकल 243 से चालू होकर 243ZG तक चलेगा, ठीक है, 243ZG तक। तो टोटल यहां पर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 34 आर्टिकल्स हैं। अब 34 आर्टिकल्स मुझे याद होंगे तो क्या उससे क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं बनेंगे। फिर आपको बोल रहा पब्लिक पॉलिसी,
सो पहले तो यही क्लियर हो जाए व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक पॉलिसी। देन राइट्स इश्यूज, तो राइट्स के बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे देश में, तो मिनिमम जो लिखा है टेक्निकल टर्म ये हमारा पहले प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन इसको अलग से तैयार नहीं करना है, बल्कि जब हम कंप्लीट तैयारी करेंगे उसके साथ ही साथ ये भी पढ़ा जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, दोनों टर्म इस्तेमाल किया। सोशल डेवलपमेंट कहां से आएगा, गवर्नमेंट के जो सोसाइटी के प्रोग्राम्स हैं वहां से सोशल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज ऑल अबाउट दिस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, पॉवर्टी, जब पॉवर्टी बोल रहा है तो पॉवर्टी को जीरो से लेकर पूरा पढ़ ही लो। जैसे पॉवर्टी, व्हाट इज ऑल अबाउट पॉवर्टी, पॉवर्टी के ऊपर डिफरेंट कमेटीज आई हैं, कुछ प्लानिंग कमीशन ने बोला, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर मानती है, फिर कुछ हमारा जो अभी नीति आयोग है वो कुछ कहता है, फॉरेन में पॉवर्टी का मॉडल क्या है, देन इंक्लूजन, देन डेमोग्राफिक्स, देन सोशल सेक्टर्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। इनको टॉपिक वाइज अलग से देखने की जरूरत है एट द टाइम ऑफ रीडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, गोइंग विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। नाउ जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अब जब क्लाइमेट चेंज बोला तो इसके ऊपर A to Z पूरा पढ़ के जाओ, बायोडाइवर्सिटी बोला तो A to Z पूरा पढ़ के जाओ, इकोलॉजी तो पूरा, तो कुल मिलाकर जो लिखा है, और जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अप टू 10th सिलेबस, तो पहले जो लिखा है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हम उसके छोटे छोटे डायमेंशंस को भूल जाते हैं, और ये तब आएगा जब हम किसी सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड देख रहे हैं, आई मीन A to Z उसको कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, तब जाके ये छोटी छोटी चीजें निकल आएंगी। पहले बड़ी चीज को समझना होगा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, देन ओनली वी कैन गो फॉर माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स। नाउ मेन एग्जामिनेशन, व्हाट दे आर सेइंग, द मेन एग्जामिनेशन इज द इंटेंडेड टू एसेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। ये सिलेबस से निकाला मैंने, ठीक है। सो अब ये सिलेबस में लिखा हुआ है और ओरिजिनल फॉलो करो हमेशा। यूपीएससी का मूल मंत्र है गो फॉर ओरिजिनल, आपका हमेशा भला होगा। अब देखोगे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स बोल रहा है मेन एग्जामिनेशन में, एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स रेदर देन मियरली द रेंज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। क्लियर है, खुद लिख रहा है उन्होंने, खुद लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स rather than merely the range of their information। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारे लिए कि हम डेप्थ में कहां तक जा रहे हैं। अब सोच लो कि कोई टॉपिक ये बोल जरूर रहे हैं कि आपको मास्टर डिग्री नहीं चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए, लेकिन उसको जनरल स्टडीज बोल रहे हैं ये लोग। और स्टडीज बोलने का मतलब है कि मिनिमम कोई डेप्थ तो चाहिए उसके बारे में A to Z। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि DRDO ने बैक्टीरिया बनाया, ये आम आदमी को क्या मतलब बैक्टीरिया से, लेकिन यूपीएससी वाले कैंडिडेट को मतलब है, क्योंकि वही काम की चीज है कि हम उसको रेस्क्यू कैसे कर रहे हैं, बचा कैसे रहे, बिकॉज यू विल बी गोइंग एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया जा रहा है, आपके अंदर कोई इमोशंस हैं इसलिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। फिर डेप्थ में कुछ ऐसा है, देखो जैसे यूपीएससी कई बार एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पूछती है, ठीक है। सो एंडेंजर्ड स्पीसीज की जब बात आती है, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे एंडेंजर्ड स्पीसीज की पूरी लिस्ट तैयार नहीं करनी है, लेकिन यूपीएससी क्या चाहती है कि आपके अंदर कोई इमोशंस भी होने चाहिए एनवायरमेंट को लेकर, इकोलॉजी को लेकर। अब होता क्या है एंडेंजर्ड स्पीसीज में, जब हम देखते हैं कि नाम आ गया किसी रीजन से, वो हाईलाइटेड है, किसी रीजन से वो न्यूज में है, तो उस वक्त हमें देखने की जरूरत है कि क्या यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकती है। एक IUCN की लिस्ट आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, उनका एक रेड डेटा बुक आता है, ठीक है। उसको समझने की जरूरत है कि क्या उसको मैं पूरी पढ़ लूं किताब, नो नॉट एट ऑल। जो द हिंदू में हाईलाइटेड है उनको हमको देखने की जरूरत है, यहां से ये एनालिसिस आपको काम आएगी। तो इसलिए पहले ही लिख दिया कि रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसका डेप्थ चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल ट्रेट चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल ट्रेट क्या कहता है, क्या होगा इंटेलेक्चुअल ट्रेट, इसको समझने की जरूरत है। इंटेलेक्चुअल ट्रेट यही है
कि मैं काम की चीज देखूं, मैं सॉल्यूशन निकालने की बात सोचूं। जैसे अभी जयपुर में एक मर्डर हो गया, ठीक है, 2 मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू व्यक्ति को मार दिया। अब इसमें एक ब्यूरोक्रेट ये नहीं सोचता है कि हिंदू ने मुस्लिम को क्यों मारा, मुस्लिम ने हिंदू को क्यों मारा, वो ये देखता है कि इसका फ्यूचर सॉल्यूशन क्या है। वहां पर इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स काम आएगा और केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात नहीं बनेगी। आपको देखना पड़ेगा कि मैं इसको मैच्योरिटी में कैसे हैंडल करूं इस सिचुएशन को, ना कि पॉलिटिकली हैंडल करूं। मेन एग्जामिनेशन एज पर यूपीएससी, ठीक है। अब यहां पर देखो, द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन द जनरल स्टडीज पेपर 1 पेपर 2 टू पेपर 5 विल बी सच दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन, वेल एजुकेटेड बोल रहा है, will be able to answer them without any specialized study। जैसे सैटेलाइट क्यों लॉन्च किया, ठीक है, तो सैटेलाइट, हमें सैटेलाइट कैसे बनता है ये नहीं जानना है, लेकिन हमें ये जानना है कि वो सैटेलाइट जो लॉन्च किया उसका पर्पस क्या था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो बेसिक यूज ऑफ दैट सैटेलाइट। नाउ द क्वेश्चन विल बी सच एज टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस of a variety of subjects, variety भी बोल दिया, which will have relevance for career in civil services, ठीक है। अब आपका करियर जो है सिविल सर्विसेज का वो क्या है, कहां डील कर रहे हैं आप, डिस्ट्रिक्ट में डील कर रहे हो, पंचायत में डील कर रहे हो, गांव वालों को डील कर रहे हो, तो गांव से कोई जुड़ा हुआ टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनरल अवेयरनेस भी बोल दिया, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स बोल दिया। अब A4 का साइज पूछ लिया यूपीएससी ने एक बार प्री में, यस, A4 पेपर का साइज क्या होता है पूछा, लंबाई चौड़ाई में। अब ये कौन नापता रहता है स्केल लेके, लेकिन जनरल अवेयरनेस की बात है, किसी को पता रहा होगा तो ठीक है, पढ़ के कोई नहीं जाता। सो जनरल अवेयरनेस में अब जैसे मान लो एक स्कीम लॉन्च हुई, उसको कहा गया नेट मीटरिंग, कभी नाम सुना है क्या? सोलर पावर से रिलेटेड है। जब हम छत के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे तो उससे जो एडिशनल एनर्जी होगी, दिन में यूज नहीं है सपोज, तो हमने मेन ग्रिड में डाल दिया, बीच में मीटर होगा, वो कैलकुलेट करेगा कि हमारे घर से एनर्जी कितनी गई, शाम को जरूरत है तो हमने मेन ग्रिड से ले लिया, तो दोनों को प्लस माइनस करके वो क्रेडिट हमें दे देगा या हमसे बिल ले लेगा, दोनों में से एक बात होगी। दिस इज कॉल्ड नेट मीटरिंग। अब ये अखबार में है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसके बारे में अखबार में है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि अखबार को हम चेक करें क्या लिखा है नेट मीटरिंग, बिकॉज सोलर पावर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी में भी है, बट सोलर पावर ऐसा, हम साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा है, बट ये तो समझ में आएगा कि ये काम कैसे करेगा। तो कॉमन सेंस होना चाहिए, यूपीएससी कहती है कॉमन सेंस से हमारी बात बनेगी कि मिनिमम कॉमन सेंस चाहिए कि अच्छा सोलर एनर्जी छत के ऊपर लगाई जाए, मतलब पैनल्स लगाए जाएंगे, वहां से बिजली ली जाएगी, एक कॉमन डीलिंग में समझ में आना चाहिए। ऑब्वियसली पास होने के बाद हम जाकर छत पर सोलर पैनल लगाने वाले नहीं हैं, वो तो कोई इंजीनियर ही करेगा, सोलर डिपार्टमेंट करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन क्या हमने कभी रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के किसी साइट को जाकर चेक किया, उनको जाकर देखा? देन द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट इश्यूज एंड ability to analyze and take a view on conflicting, क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, conflicting socio-economic goals। क्लियर है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट इश्यूज, सारे इश्यूज नहीं, ओनली रेलेवेंट इश्यूज, एंड एबिलिटी टू एनालाइज, उनको एनालाइज करना, एंड टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। तो सोशियो इकोनॉमिक गोल्स क्या है जो जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं? जैसे अभी चल रहा है धर्म का मामला, टेररिज्म वो मामला, नक्सलिज्म, ये क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो। इसका मतलब जहां प्रॉब्लम है यूपीएससी पहले क्वेश्चन वहां से पूछेगी।